Hello students, I am Sonu Kasana. This is SST. So let's start this chapter from trade to territory. Company established power. Setting up a new administration. एक नए एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना हुई. वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे गवर्नर जनरल, वह बहुत ही एक सिग्निफिकेंट कहते हैं मतलब महत्वपूर्ण एक व्यक्ति थे जिनका एक अहम योगदान रहा कंपनी की ताकत को बढ़ाने में. उसने बहुत योगदान दिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने में. बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल. उसके समय तक कंपनी केवल बंगाल में ही ताकत प्राप्त नहीं कर चुकी थी, बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, बल्कि मद्रास और बॉम्बे में भी ताकत प्राप्त कर चुकी थी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. जो ब्रिटिश यूनिट थी तो उनकी पावर जो थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी यूनिट बना दी अपने प्रशासन को चलाने के लिए, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा. प्रेसिडेंसीज. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज. 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर और सबके ऊपर एक गवर्नर होता था. एक प्रेसिडेंसी के ऊपर एक गवर्नर होता था और ओवरऑल एक गवर्नर जनरल होता था जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था. वॉरेन हेस्टिंग्स तीनों प्रेसिडेंसी के ऊपर था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था. ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर. द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल. और जो गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम हेड था, वो सबके ऊपर था. वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो पहला गवर्नर जनरल था, क्योंकि उसी के टाइम में प्रेसिडेंसीज बनी थी. तो उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किया, यानी जो प्रशासनिक सुधार थे वो भी उसने किए. नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस, जिन्हें हम न्याय की दृष्टि न्याय के गोले में या न्याय के परिधि में कह सकते हैं. अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि 2 टर्म आएंगे हमारे, एक काजी और एक मुफ्ती. काजी मीन्स अ जज, है ना, एक निर्णायक, और मुफ्ती मीन्स ए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. जूरिस्ट कहते हैं किसी पैनल का, किसी एक सभा का सदस्य. जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपाउंडिंग द लॉ. जो किसी लॉ को एक्सपाउंडिंग करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो. द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर. जो काजी ने एडमिनिस्टर किया है ना, उसे इंटरप्रेट करने का काम मुफ्ती करेगा. ओके. और इम्पीचमेंट का मतलब होता है ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड. जब अंग्रेज जो हैं किसी पर लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी जो उनकी संसद है उसके अंदर किसी पे मुकदमा चलाते हैं, किसी पर कोई सुनवाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट, है ना. ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट ए पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. जो हाउस ऑफ कॉमन में से अगर किसी के मिसकंडक्ट की आती है ना कोई न्यूज़, तो उस पर जो इम्पीचमेंट चलाया जाता है वो चलाया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में. ओके. चलिए, गो अहेड. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश्ड. 1772 से एक नया तरीका, नया तंत्र शुरू हुआ न्याय का. ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट थे. अ क्रिमिनल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट था, फौजदारी अदालत जिसे फौजदारी अदालत कहते थे, एंड अ सिविल कोर्ट, और एक सिविल कोर्ट था दीवानी अदालत जिसे दीवानी अदालत कहते थे. मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेट इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. जो मौलवी थे और हिंदू पंडित थे वो इंटरप्रेट करते थे, वो मतलब व्याख्या करते थे इंडियन लॉज की, भारतीय नियमों की, फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर.
जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था उसके लिए। हु प्रिसाइड्स ओवर सिविल कोर्ट्स, जो सिविल कोर्ट्स के ऊपर होता था। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो अभी भी काजी के अंडर में आते थे, एंड अब मुफ्ती, और एक मुफ्ती के, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन उनका सुपरविजन कौन करता था, उनके ऊपर होता कौन था, कलेक्टर, है ना, कलेक्टर उनके भी ऊपर होता था। चलिए यहाँ पे दिखाया गया आपको द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय आर.जी. पोलार्ड 1789। तो जो वॉरेन हेस्टिंग का ट्रायल हुआ था उसके दृश्य बनाया है ये पोलार्ड ने 1789 में। ओके चलिए, व्हेन वॉरेन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785, एडमंड बर्ग accused him of being personally responsible for the misgovernment of बंगाल। जब 1785 में वॉरेन हेस्टिंग वापस इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्ग नाम के एक व्यक्ति ने उसे पर्सनली रेस्पॉन्सिबल माना, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझा मिस गवर्नमेंट का, यानी बुरे शासन का बंगाल में। जो बंगाल में बुरा शासन था उसके लिए व्यक्तिगत रूप से इसे एडमंड बर्ग ने वॉरेन हेस्टिंग को क्या समझा, उत्तरदायी समझा। अब आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अपना क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनता है हु थिंक या हु एक्यूज्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? हु एक्यूज्ड वॉरेन हेस्टिंग पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। क्लियर? अब आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडमंड बर्ग एक्यूज्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। समझ आ गया? एडमंड बर्ग। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहीं से लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है when Warren Hastings returned to England, when Warren Hastings went back to England। okay, when Warren Hastings went back to England, when लगा करके और टू इंग्लैंड तक लिख करके और बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और आंसर अपना फिर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। वैन नहीं लिखेंगे आंसर में लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785। वॉरेन हेस्टिंग वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1785। दो क्वेश्चन हो गए। ओके चले आगे बढ़ते हैं। A major problem was that the Brahmin Pandit gave different interpretation of local laws based on the different schools of the धर्मशास्त्र। अब प्रॉब्लम क्या थी, जो हिंदू पंडित थे, है ना, ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो धर्म थे, धर्मों के नियम कानून थे और जो धर्मशास्त्र पर आधारित स्कूल्स थे उनके हिसाब से अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं दी। उन्होंने धर्म की अलग अलग व्याख्याएं दी, सबको अलग अलग तरह से बताया कि धर्म ये है, धर्म वो है। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। अब क्योंकि वो सब अलग अलग बता रहे थे, इसलिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी समानता प्रकट करने के लिए, समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडित को कहा गया कि आप इन्हें कंपाइल कर दीजिए मतलब एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, डाइजेस्ट कहते हैं सार, हिंदू नियमों का सार इकट्ठा करके एक जगह रख दीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि when a digest of Hindu law compiled, when a digest of Hindu law compiled। ओके, वैन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वैन लिखेंगे पहले। ओके, यहाँ वैन लिखेंगे,
और फिर लिखेंगे अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, और फिर इसमें लिख देंगे कंपाइल्ड। ओके, व्हेन कंपाइल लिख देंगे, व्हेन डिड अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ कंपाइल्ड। ओके, आंसर लिखेंगे अ हिंदू लॉ कंपाइल्ड इन a digest of Hindu law compiled in 1775। थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके, अ हिंदू लॉ डाइजेस्ट a digest of Hindu laws compiled in 1775। okay, in 1775। okay, N.B. Haldane translated this digest into English, और who translated this digest into English, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। who translated this digest into English? N.B. Haldane। ओके, क्वेश्चन N.B. Haldane छोड़ करके पूरा क्वेश्चन बना देंगे who translated this digest into English और क्वेश्चन मार्क, और आंसर में लिख देंगे N.B. Haldane। N.B. Haldane। ओके, N.B. Haldane। Okay. By 1778, a code of Muslim law was also compiled for the benefits of European judges। यूरोपियन जजेस की सहायता के लिए 1778 में एक मुस्लिम लॉ का भी कोड बनाया गया, उनका भी एक दायरा बनाया गया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड, एक नए सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हुई या उसे इस्टेब्लिश किया गया है ना। वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील दिस सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप इन कलकत्ता, जबकि अपील करने के लिए भी एक कोर्ट जिसका नाम था द सरदार निजामत अदालत, वो भी कलकत्ता में बनाया गया। द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, और जो प्रिंसिपल यानी मुख्य जो व्यक्ति था, मुख्य जो चेहरा था भारतीय डिस्ट्रिक्ट में, वो था कलेक्टर। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे कि टाइटल से समझ में आती है बात, दिस मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रिवेन्यू, इसका मुख्य काम था रिवेन्यू को कलेक्ट करना, एंड टैक्सेस, और करों को एकत्र करना, एंड मेंटेन लॉ, और लॉ को बनाना, एंड ऑर्डर इन लॉ एंड ऑर्डर, और नियम कायदे कानूनों को बनाना, एंड इन ही डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले में, विद द हेल्प ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की सहायता से, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारियों की सहायता से, एंड दरोगा की सहायता से। हिज ऑफिस, उसका कार्यालय, द कलेक्टोरेट, जिसे कलेक्टोरेट कहा जाता था, बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, शक्ति का नया केंद्र बन गया, एंड पैट्रोनाइज दैट स्टीडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी, और पैट्रोनाइज दैट स्टीडली रिप्लेस्ड, जो धीरे धीरे बदलते रहते थे, प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटीज़ है ना, पुरानी जो अथॉरिटीज़ थी उनके जो पद बदलते रहते थे उनके लिए भी। द कंपनी आर्मी, कर्नल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। कर्नल रूल जब भारत में लगा तो इसने कुछ नए विचारों को जन्म दिया, नई प्रशासन को, और सुधार हुए शक्ति में है ना, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, लेकिन उसकी जो ताकत थी वो अभी भी कहाँ निहित थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ में है ना, सेना में। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, जो मुगल आर्मी थी उसमें ज़्यादातर कौन थे, कैवलरी थे, सवार थे है ना, ट्रेन सोल्जर ऑन हॉर्स बैक है ना, घोड़े पर सवार सैनिक, एंड इन्फेंट्री, और इन्फेंट्री थी, दैट इज जिसे कहते थे पैदल, फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्करी, उन्हें तीरंदाजी की क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी है ना, एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड, और तलवारबाजी सिखाई जाती थी। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी,
उस समय क्या होता था, जो कैवलरी थे यानी घुड़सवार जो थे वही डोमिनेट करते थे आर्मी में, यानी उनका दबदबा रहता था। द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड ऑफ टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। जो मुगल स्टेट्स थे उन्हें वो ज़रूरत नहीं समझते थे एक बड़ी और प्रोफेशनल ट्रेंड इन्फेंट्री रखने के लिए, यानी पैदल जो सैनिक थे उन्हें रखने का ज़्यादा प्रोफेशनली रखने की उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते थे वो। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट एंड द लोकल जमींदार्स। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी संख्या में आर्म्ड पीजेंट रहते थे, सशस्त्र किसान, एंड द लोकल जमींदार्स, और जो लोकल जमींदार थे ऑफन सप्लाइड द मुगल विद पैदल सोल्जर्स। वही अक्सर क्या करते थे, मुगल्स को पैदल सोल्जर सप्लाई किया करते थे। अ चेंज ऑकर्ड, एक बदलाव आया इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, when मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज। जब जो मुगलों के सक्सेसर स्टेट्स थे, है ना, जैसे अवध था, बनारस था, उन्होंने क्या किया, रिक्रूट करना शुरू कर दिया पीजेंट्स को भी, किसानों को भी उन्होंने रिक्रूट करना शुरू कर दिया आर्मी में, और ट्रेनिंग दैम इनटू द प्रोफेशनल सोल्जर्स, और उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर बना दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडोप्टेड द सेम मेथड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही मेथड अपना लिया। व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर ओवन आर्मी, जब उन्होंने अपनी आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट शुरू किया, विच केम टू बी नोन एज द सिपोय आर्मी, उस समय उसे जाना जाता था सिपोय आर्मी के नाम से, है ना। ये जो वर्ड आया ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर। ये भारतीय शब्द सिपाही से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सैनिक। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी, जैसे कि युद्ध का जो तकनीक थी, चेंज फ्रॉम द 1820s, अब 1820 से वो बदल गई। द कैवलरी रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डेक्लाइंड। तो जो कैवलरी थी यानी जो सवार सैनिक थे, उनकी जो रिक्रूटमेंट थी यानी भर्ती करने की जो क्षमता थी वो घट गई। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा। इसका कारण क्या था, क्योंकि जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश साम्राज्य, वे कहाँ लड़ रहे थे, बर्मा में, अफगानिस्तान में और इजिप्ट में, 3 जगह पे वो लड़ाई लड़ रहे थे। वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्क एंड मैचलॉक्स, वहाँ पर सैनिकों को मस्क और मैचलॉक्स के साथ लड़ना पड़ता था। मस्क कहते हैं एक हैवी गन यूज बाय इंडियन सोल्जर, इन्फेंट्री सोल्जर, जो पैदल यात्रियों के द्वारा, पैदल सैनिकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली होती है एक गन, है ना, उसे कहते हैं मस्क। और मैचलॉक क्या होता है, एक गन होती है जिसमें पाउडर भरा होता है यानी कि बारूद भरा होता है, और इसे इग्निटेड किया जाता है मैच के द्वारा, माचिस के द्वारा इसमें आग लगाई जाती है, ठीक है। और ये दोनों थोड़ी हैवी होती हैं, इसलिए इन्हें कैवलरी तो यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इन्फेंट्री यूज़ करती थी, मतलब जो पैदल होते थे वो ही लेकर के उसे चलते थे। ओके, द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्म्ड, द सोल्जर ऑफ कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। अब जो सोल्जर्स थे कंपनी आर्मी के, उन्हें पेस बदलना पड़ता था मिलिट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड इट्स इन्फेंट्री रिक्वायरमेंट्स रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अब जो पैदल टुकड़ी थी, पैदल जो सैनिकों की टुकड़ी थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, अब उनका ज़माना आ गया। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, द ब्रिटिश बिगन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट किया। यूनिफॉर्म कहते हैं समान, एक जैसा बना रहने वाला। सोल्जर्स वर
इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब जो सोल्जर्स थे उन्हें यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाने लगी। ड्रिल एंड डिसिप्लिन, उन्हें ड्रिल सिखाया जाने लगा और उन्हें डिसिप्लिन बनाया गया। दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, जो उनकी ज़िंदगी को पहले से अधिक संयमित करता था। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस द कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। हालांकि इसमें अक्सर समस्या आती थी क्योंकि प्रोफेशनल सैनिक बनाने के चक्कर में वो क्या करते थे, कम्युनिटी जो फीलिंग्स थी, यानी जो किसी जातीय समुदाय की जो फीलिंग्स थी उन्हें अनदेखा कर दिया जाता था, उन्हें अनदेखा किया जाता था। कुड इंडिविजुअल सो इजली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल आसानी से अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को छोड़ सकता है? कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर्स, क्या वे अपने आप को केवल एक सैनिक के रूप में देख सकते हैं, एंड नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी समुदाय के सदस्य की तरह नहीं, यानी एक समुदाय के सदस्य की पहचान छोड़ करके केवल एक सैनिक की पहचान रख सकते हैं वो अपने आप। What did the सिपाही फील, और सिपाही क्या फील करते थे? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी पहचान में क्या बदलाव अनुभव किया? दैट इज, वो ये था, देयर सेंस ऑफ हु दे वर, उनका जो सेंस था कि वे कौन थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, गिव्स अस अ ग्लिम्पस इनटू द वर्ल्ड ऑफ द सिपाही, वर्ल्ड ऑफ द सिपाही। 1857 की क्रांति हमें एक झलक दिखाती है सिपाहियों के दुनिया का। यू विल रीड अबाउट दिस रिवॉल्ट इन चैप्टर 5, आप चैप्टर 5 में इस क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या निकल करके आता है? Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक कंपनी में परिवर्तित हो गई। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नई स्टीम टेक्नोलॉजी का आना आल्सो एडिड दिस प्रोसेस, और इस क्रिया में और बढ़ गया, यानी इस क्रिया में और उस उन्नति कर गया। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी। तब तक, यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक 6 से 8 महीने में भारत आया जा सकता था कहीं से भी समुद्र के द्वारा। स्टीम शिप्स रिड्यूस्ड द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम फॉर अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब क्या हुआ, जो स्टीम शिप थे उन्होंने यात्रा का समय घटा दिया, जो लगभग 3 महीने हो गया, जो 8 से 9 महीने तक का था, जो 6 से 8 महीने का था वो लगभग 3 महीने कर दिया हो गया। और ब्रिटिशर्स और उनकी परिवार भारत जैसे देशों में अक्सर आने लगे, जो दूर देश थे भारत जैसे, उनमें भी वो आना जाना शुरू उन्होंने कर दिया। बाई 1857, 1857 तक द कंपनी ने केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन। कंपनी 63% भारतीय क्षेत्र पर सीधा सीधा राज कर रही थी और 78% आबादी पर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में। कॉम्बाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, और
कंबाइन कहते हैं मतलब जुड़ करके, विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जहाँ उसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव था, जो बचे हुए क्षेत्र थे वहाँ पर भी, जो बाकी बाकी का 37% बचा हुआ था, उस पर भी उसका इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस था, है ना, यानी 100% वो पूरे उस पर वो कर रहे थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल, यानी आंशिक रूप से या आभासी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। ओके, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आज की जो वीडियो का कोड है वो है आपका S1 नेम के साथ लिखेंगे, सब बच्चे अपना नेम भी लिखेंगे और ये कोड भी लिखेंगे। और ये कोड बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जितने भी बच्चे वीडियो देख करके वर्क कंप्लीट करेंगे और जितने भी वीडियोस में क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आंसर मैं टेस्ट में दूंगा, अलग से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा। इन्हीं क्वेश्चन आंसर के रिवीजन कराया जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन आंसर को टेस्ट में दिया जाएगा। और जिन बच्चों के कमेंट्स रहेंगे, जिन बच्चों ने वर्क देखा है, चाहे लेटली देखा हो, कमेंट होना चाहिए, ताकि आप मुझे पता चले कि आपने देखा है, आपने कॉपी नहीं की है, चीटिंग नहीं की है, तो तभी मैं आपको कंसिडर करूँगा टेस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय।